जब मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी तो मेरा सवाल ये था कि क्या मोहब्बत की दुकान भी सेलेक्टिव हो सकती है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मोहब्बत की दुकान खुलेगी। रांची में साहिल और मुदस्सिर, दो बच्चे नुपुर शर्मा मामले में संघर्ष कर रहे थे, जुलूस में थे शायद, उनको पुलिस ने सीधे सर पे गोली मारी जहां कांग्रेस की हुकूमत है। उसके बावजूद एक जुडिशियल इंक्वायरी तक की मांग करने के बावजूद वो नहीं हुआ। मुझे अंत में राहुल जी, प्रियंका जी को लेटर लिखने के बाद जब मैं हार गया, उनसे बात करके हार गया, तो मैं खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन गया और अभी भी मैं उनके मुआवजे। देखिए, इसमें एक मैं नारा सुना था मैंने बहुत ज़माने पहले कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो जब तक मुसलमानों को पॉलिटिकल भागीदारी नहीं मिलेगी इस देश में, बाकी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। एजुकेशन आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैं बीजेपी की बात आपने की, बीजेपी में आज एक लोकसभा सांसद भी मुसलमान नहीं है और एक राज्यसभा सांसद भी मुसलमान नहीं है। सिर्फ ये बात कह देना कि सबका साथ, सबका विकास, और फिर उसके बाद बता देना कि जाओ भाई पीछे से इनको लिंच कर दो। मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व युवा नेता हैं, डॉक्टर मिराज हैं, और ये जुनैद जो हरियाणा के थे, दो मुस्लिम युवक जिनकी हत्या हुई है, जला दिया गया, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया? कल मैं भरतपुर गया था और मैं उन दोनों के परिवारों से मिला, और परिवारों से मिल के जो उनकी पथराई हुई आंखें थीं उनके बच्चों की, वो मैंने देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ करिए। तो ये पता लगा कि 5 से 6 दिन उस घटना को हो चुके हैं और सरकारी मदद के नाम पे ठेंगा है। ना इस मामले का संज्ञान उस लेवल पर लिया गया, ना इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, और ना ही जो एक न्याय प्रणाली के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए इंसाफ के लिए, इतने जघन्य अपराध के बाद वो सरकार ने दिखाई। अब अगर इसका आप कोरिलेशन देख लीजिए कि कन्हैया कुमार का एक कांड हुआ था जो एक टेलर की हत्या कर दी गई थी, उससे अगर हम कंपैरेटिव बनाते हैं इस केस का, तो दोनों ही एक तरह से जघन्य अपराध थे। लेकिन उसमें 50 लाख से ऊपर का मुआवजा, सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री का वहाँ फ़ौरन पहुँच जाना। जो 2 आरोपी जिनको पकड़ा गया था, जब वो कोर्ट में पेश किए गए 24 घंटे के बाद, तो उनकी टांगों से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा कोई मुआवजा नहीं, ऐसी कोई तत्परता नहीं, और सवाल ये कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो अब जब मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी तो मेरा सवाल ये था कि क्या मोहब्बत की दुकान भी सेलेक्टिव हो सकती है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मोहब्बत की दुकान खुलेगी? ना प्रियंका जी इस बारे में बात कर रही, ना राहुल जी इस बारे में बात कर रहे हैं, ना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बारे में बात कर रहे हैं। बात कौन कर रहा है? 2-4 वो नेता जिनकी खुद की कोई अपनी से नहीं है, वो भी जाएंगे मुख्यमंत्री के पास या राहुल के पास या प्रियंका के पास और उनसे जो है फिर भीख मांगेंगे। ये सारे लोग 6 दिन से सोए हुए हैं। उन बच्चों को पहले मारा गया और उसके बाद उनको गाड़ी में बांध कर जला दिया गया, और उसके बाद से अब तक न्याय के लिए वो तत्परता नहीं दिखी। मुझे तो ये इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? तो एक क्राइम है, सरकार, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी ना। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कांग्रेस की क्या गलती है। कांग्रेस की गलती ये है कि आप जब भी मुसलमानों का मसला आ रहा है, पिछले 6-8 महीने से मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूँ, तो जो तत्परता दिखानी चाहिए उसकी 1/8 तत्परता भी नहीं दिखा रहे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आफरीन फातिमा का मकान टूटा इलाहाबाद में, प्रियंका जी वहाँ नहीं गई। रांची में साहिल और मुदस्सिर, दो बच्चे नुपुर शर्मा मामले में संघर्ष कर रहे थे, जुलूस में थे शायद, उनको पुलिस ने सीधे सर पे गोली मारी जहां कांग्रेस की हुकूमत है। उसके बावजूद एक जुडिशियल इंक्वायरी तक की मांग करने के बावजूद वो नहीं हुआ। मुझे अंत में राहुल जी, प्रियंका जी को लेटर लिखने के बाद जब मैं हार गया, उनसे बात करके हार गया, तो मैं खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन गया और अभी भी मैं उनके मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इमरान प्रताप गढ़ी तो गए हैं, परिवार से मिले हैं, वो एससी मुस्लिम माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। बहुत अच्छी बात है वो गए हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? आश्वासन देने वो गए थे। आश्वासन से क्या होता है? अगर आप वहाँ गए, आपने मुआवजे का ऐलान नहीं किया, आप वहाँ गए, आपने उनकी नौकरियों की बात नहीं की, आप वहाँ गए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस की बात नहीं की, आप वहाँ गए, उस जो लोगों ने क्राइम किया है उनकी क्या धरपकड़ की प्रक्रिया है उस पर बात नहीं की, तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए तो कोई भी जा सकता है। आप भी जाइए, कल खिंचवा के आइए। अब क्या करेगा मुस्लिम समाज? ओवैसी साहब के जाने से संतुष्ट हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब लखीमपुर में कांड हुआ तो राहुल जी और प्रियंका जी पुलिस से लड़ते सड़क पर दिखाई दिए। जब हाथरस में कांड हुआ
तो राहुल जी और प्रियंका जी जाके वहाँ पुलिस से लड़ते दिखाई दिए। लेकिन जब भी पिछले 6-8 महीनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों की बात आती है तो ये दोनों सो जाते हैं, जैसे इस जघन अपराध के बाद सोए हुए हैं। लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, पूरे देश में ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मजाल है जाने की बात तो बहुत दूर है, वो एक ट्वीट कर दें। दूसरी बात, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, जो आदमी पूरा भारत पैदल नाप सकता है, क्या वो 2 घंटे इतने जघन अपराध के बाद 2 परिवारों के लिए नहीं निकाल सकता है? तो सवाल ये है कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए है, या मोहब्बत की दुकान जो है वो सेलेक्टिव है कि जब वोट लेना होगा तब तो वो दुकान खुलेगी, उसके बाद वो शटर गिर जाएगा। कहाँ जाए मुसलमान, क्या करे, कौन है मुसलमानों का दुश्मन? देखिए, मुसलमानों को अपने अंदर से एक लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। मुसलमानों को यह तय करना पड़ेगा कि जब तक उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं होती है, और जो बाबा साहब ने एक बार कहा था कि दलित और मुसलमान की जो एक कॉम्बिनेशन है, वो जब तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसका ये रास्ता निकलेगा। और जो आप कह रहे हैं, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, एक डिबेट चल रही है कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही शानदार तरीका है, और ओबीसीज को आरक्षण ये मुसलमान तो गंगा जमनी तहजीब, अभी मदनी बोल रहे थे कि मनु और आदम दोनों एक थे। आप लोग का तो अच्छा रिश्ता है सवर्ण समाज से, आप लोग को कौन प्रताड़ित कर रहा है? दलित का तो जातीय व्यवस्था में, पिछड़े जाति व्यवस्था में अशराफ मुसलमान तो मस्जिदों के लिए बराबर आप लोगों ने मस्जिदें बनाते हैं, बराबर आंदोलन करते हैं धार्मिक। जो गरीब मुसलमान है उसकी क्या समस्या, वो मुस्लिम समाज एड्रेस कर पा रहा है? देखिए, बिल्कुल सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो मुसलमानों की हालत है वो दलितों से भी बदतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित और मुसलमान एक ही सीढ़ी पे खड़े हैं। और आप जो कह रहे हैं कि सवर्णों से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो आप रोज़ सुनते हैं कि घेर के मार दिया गया, उसमें कितने स्वर्ण हैं और क्या हैं, इस पर मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाया हूँ। एक बार सेंसस हो जाए तो इस पर भी देखते हैं कि लिंचिंग वाले जो लोग हैं, जिनकी मानसिकता लिंचिंग करने की है, उसमें कौन सी जाति वाले भड़का रहे हैं और कौन से लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। लेकिन मार मुसलमान खा रहा है। जेलों में आज सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमान की है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों में 90% मुसलमान पसमानदा है, यानी गरीब और पिछड़ा हो। ओबीसी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। तो क्या अभी जैसे मैं कल का एक बात बताता हूँ, निसार और जुनैद के गया गया तो उनके घरों में एक ढंग का कमरा नहीं था। आप उस फुटेज में देखिए, जहाँ पे उन्होंने खटिया बिछाई थी, उनके घर की सबसे बढ़िया जगह थी। उस जगह पर भी एक सामान्य वर्ग में, जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं ना वीआईपी कल्चर में, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो जाके एक रात नहीं गुजार आप सकते। बुरा मत मानिए, मेरा एक सवाल है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मुसलमानों की प्राथमिकता क्या है, एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन या धर्म? देखिए, मेरा यही ये तो धर्म, बीजेपी तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मेरी एक राय है कि मुस्लिम समाज धर्म के मुद्दे पर तो निकलता है सर। संविधान, एजुकेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, जाति जनगणना, इस पर, क्योंकि 20% आबादी है मुसलमानों की, क्या उसको लग रहा है कि उसका दुश्मन कौन है? कौन ये सब करवा रहा है? कौन है इसके पीछे? कोई संगठन की? किसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, क्या अखिलेश यादव करवा रहे हैं, लालू यादव करवा रहे हैं, या कांग्रेस करवा रही है? कौन करवा रहा है? देखिए, इसमें एक मैं नारा सुना था मैंने बहुत ज़माने पहले कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो जब तक मुसलमानों को पॉलिटिकल भागीदारी नहीं मिलेगी इस देश में, बाकी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। एजुकेशन आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैं बीजेपी की बात आपने की, बीजेपी में आज एक लोकसभा सांसद भी मुसलमान नहीं है और एक राज्यसभा सांसद भी मुसलमान नहीं है। सिर्फ ये बात कह देना कि सबका साथ सबका विकास, और फिर उसके बाद बता देना कि जाओ भाई पीछे से इनको लिंच कर दो। तो मुसलमान की तो राजनीति है कि उसको नहीं चाहिए, मुसलमान उसको एनिमी दिखाना है। बीजेपी की तो यही राजनीति है। तो आप किसके साथ? 20% मुसलमान तो सरकार नहीं बना लेगा ना सर, न 20% दलित सरकार बना लेगा। क्या क्या करेंगे? देखिए, जब तक दलित, ओबीसी और मुसलमान कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इस मुल्क में, कोई नया रास्ता निकलने वाला कौन, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? भाई हम सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। आप हम आज यहाँ बैठे हैं, कल मैंने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? अगर जागरूक ही नहीं होंगे, भगत सिंह ने वो जो बम फेंका था अंग्रेजों के ज़माने में, वो किस लिए फेंका था? उनको कितना अवेयरनेस है मुस्लिम समाज में? रिजर्व जो 90% मुसलमान रिजर्व कैटेगरी में आता है, आपको लगता है कि एक किसी मुसलमान के घर में एक कांस्टेबल हो जाएगा, कोई भी मुसलमान, उसके घर को कोई मार देगा, कोई लिंच कर देगा? ये जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी लड़ाई में मुस्लिम समाज क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा, अपना रद्दो-अमल तय करना पड़ेगा। और ये जो पीछे पीछे दूसरे के सामने जो है अपना सर झुकाने की बात है ना, कि भैया हमारा काम कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनका काम कर दो, ये छोटे पॉलिटिकल फायदे से उठ के बड़े पॉलिटिकल फायदे की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ ओबीसी सेंसस नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो विधानसभाएं हैं उनमें भी ओबीसी की सीट रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल भागीदारी विधानसभा में पहुंचेगी तभी वहीं से कोई चीज़ रद्द-ओ-अमल तो सुना है अशराफ मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के रिजर्वेशन के खिलाफ है सर, जो 10% जैसे
हिंदुओं में 97% हिंदुओं के खिलाफ है, ब्राह्मण समाज के लोग आरक्षण के खिलाफ थे, अब उनको भी आरक्षण मिल गया। अब अशराफ मुसलमान भी आरक्षण ले सकते हैं, गरीबी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आया है। तो आरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज की क्या समझ है? देखिए, आरक्षण मेरा मानना ये है कि भाई जो पसमानदा मुसलमान को आरक्षण मिले, जैसे मुसलमानों की बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो दलितों के कंपैरेटिव है, लेकिन उनको SC ST का दर्जा नहीं दिया गया आज तक। ओबीसी का दर्जा है ना सर? हाँ, ओबीसी का, लेकिन ओबीसी में भी मैं ये मानता हूँ ना कि भाई बहुत सारे ऐसे फेवर्स हैं जो वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात है उनके पास वो किसकी जिम्मेदारी थी? हमने तो आज तक नहीं देखा किसी भी बड़े मुस्लिम नेता जो रिजर्वेशन के पक्ष में बोले, जाति जनगणना के बारे में बोले। मैं बोल रहा हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैंने खुद ट्वीट किया, मैं बड़े कुछ नेताओं से मिला इस देश में जो सामाजिक न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। मैं तो एक काका वानी, एक मुस्लिम युवा है, वो सीधे कहते हैं कि हमें इस संविधान पर ही भरोसा नहीं है। भाई देखिए, पागलों का तो कोई इलाज नहीं है, वो पागल हर तरफ है, हर जगह पागल होते हैं। उनको जो है उनका इलाज यही है कि भाई उनको तो आपने इग्नोर कर दें या फिर कोई देखा जाएगा उनका इलाज जब सरकारें बने तो। क्या लगता है ये जो दलितों पर अत्याचार हो, पिछड़ों पर अत्याचार हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, कभी सिखों को कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी हैं, क्या लगता है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? क्या मुस्लिम समाज अपन, जैसे बीजेपी प्रो मुस्लिम एनिमी के तहत चुनाव लड़ती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, क्या मुस्लिम समाज अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन है उनके लिंचिंग और नरसंहार के पीछे? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस देश में, अपोजिशन जो है, जिसे हम सो कॉल्ड बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही है। 2014 में आपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की, 19 में प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की, वो नहीं बन पाए, फेल हो गए। तो उनकी खुद की जिम्मेदारी भी तो है। अगर मैं नहीं पास कर पा रहा हूँ एक एग्जाम तो मैं हटूँ, दूसरे को मौका दूँ। वो जो सत्ता मोह है उनके अंदर से, वो जब तक नहीं छूटेगा, कोई नया विकल्प पैदा नहीं होगा, कोई नया नेता नहीं आएगा, तब तक ये नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, राजस्थान सरकार की मैं एक बात आपको बताऊं, अभी एक बच्चा था जिसको एक मास्टर ने पीट पीट के मार डाला, दलित बच्चे को, पानी पीने पे। क्या किया सरकार ने? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सरकारें उस लेवल पर दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही हैं जिस पे उनको अन्याय नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बीजेपी में क्यों नहीं जाते? मुस्लिम समाज सत्ता के साथ क्यों नहीं अपना तालमेल बैठाता है? अगर 20% मुसलमान अगर कहे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, क्या दिक्कत है भाई? हाँ, तो ये तो मुसलमानों से जाके बात करनी पड़ेगी। बीजेपी में जाइए, एक तरफ गाली भी खानी है, फिर जाना भी है, तो बड़ा मुश्किल काम है ना भाई। आप हमें यहाँ बुलाइए, सत्ता के साथ रहिए ना सर। नहीं, सत्ता के साथ डंडा खा के थोड़ी रह सकते हैं, डंडा लेके रह आप वोट देंगे तो आप वोट देंगे तो क्यों डंडा मारेंगे? वो तो देखने वाली बात है भाई। आप मुसलमानों से बात करिए। बीजेपी की पूरी राजनीति ही कोलैप्स हो जाएगी जिस दिन मुसलमानों ने कह दिया कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी की राजनीति ही खत्म हो जाएगी, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भैया, संविधान और देश का जो नीतिगत ढांचा है ना, वही कोलैप्स कर जाएगा इसके बाद। कैसे? फिर हम और आप बैठे ही नहीं होंगे, पता लगा बीजेपी जो है स्थापित कर देगी। क्योंकि भाई अभी आप 20% मुसलमान जिस दिन बीजेपी के पक्ष में खड़ा होगा, 80% हिंदू उसी दिन बीजेपी का साथ छोड़ देगा। वो तो हिंदू तो बीजेपी के साथ इसीलिए क्योंकि वो मुसलमानों को अपना दुश्मन बता। हाँ, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को अपना लेगी? अगर उनको पता है कि यही पॉलिटिक्स है तो फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना भाई। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन क्या कर रहे हैं, अभी एक लड़का आया था नया जफरुल इस्लाम जिसके बारे में बड़ी चर्चा थी, वो क्या कर रहा है। ये सारे जो मुसलमान गए हैं उन्हीं का मामला क्या है कि वो ठन गोपाल बने बैठे हैं, उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि दूसरा मुसलमान चला जाएगा बीजेपी ज्वाइन करने? मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूंगा? मुझे पता है जो बड़े सीनियर हैं जिन्होंने इतने 2-2 किलो मक्खन के टोकरे रोज सवेरे शाम मोदी। आप लोग के बारे में परसेप्शन बन गया ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। अरे भैया, जो मुसलमान जो है ये कह दे रहा है कि हम, वो अभी देखिए शहजाद चूना वाला एक है, वो जाके मंदिरों में आरती कर रहा है, उसको राज्यसभा नहीं मिल रही है। तो आप कैसे किसी मुसलमान को कह सकते हैं कि जाइए हक ले लीजिए? अरे भाई, उन्होंने भी आपके लिए अल्लाह उपनिषद लिखा है जब मुगलों का दौर था। देखिए, ऐसा सत्ता जब थी मुगलों की तो कुछ भी लिख देते, क्योंकि जब सावरकर थे, जब अंग्रेज थे, तो इन्होंने अंग्रेजों का भी गाना गाया है। आपने नहीं देखा अंग्रेजों के कितने गाने गाए हैं इन्होंने? आप इनका इतिहास उठा के देखिए। आप लोग बीजेपी का गाना क्यों नहीं गाना चाहते हैं? भाई हम वही तो हम कह रहे हैं कि हम खुददार कौम में है ना, हम नहीं गा सकते गाना। सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो भुगतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेंगे पंगा, जीतेंगे। सेकुलरिज्म इस देश में कायम रहेगा, धर्मनिरपेक्षता इस देश में कायम रहेगी, कंपोजिट कल्चर इस देश में कायम रहेगा। इस देश में धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ डेमोक्रेसी को बचाना है तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, वरना ये तो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। आज मुसलमानों के साथ, कल हिंदुओं के साथ, परसों दलितों के साथ, नरसों क्रिश्चियनों के साथ। इनका काम ही यही है, डिवाइड एंड। कौन है ये लोग? वही जो अंग्रेजों के नौकर थे। कौन? नाम बताइए ना। आप नाम लेने में डर लग रहा है। आप जानते नहीं कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना सर। भाई RSS के लोग नहीं जानते आप उनको? रोज़ आपने सुना नहीं, कभी सवेरे उठते बोलते हैं मुसलमान जो है वो हिंदू था, फिर रात को सोते हुए बोलते नहीं नहीं नहीं
वो तो हिंदू मुसलमान था। तो कैसे लड़ पाएंगे आप लोग आरएसएस से? लड़ना तो पड़ेगा भाई। अब देखिए, जिस आदमी के ऊपर जो है लड़ाई का अंदेशा ये हो कि उसको अपना व्यक्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी है, उसको अपना जीवन लड़ाई बचाने का मतलब मैं संवैधानिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो संवैधानिक लड़ाई की बात तो मैं भी कर रहा हूँ। कौन सा तो इस खेल में आप लोग का पॉलिटिकल पार्टी कौन होगा? मुसलमानों का कौन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप चूंकि तेज तर्रार रहे हैं, युवा हैं। मुझे लगता है कोई तीसरा मोर्चा बनना चाहिए इस देश में। ये दोनों पार्टियां जो है ओल्ड भी हैं और सोल्ड भी हैं। कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड भी हो गई और सोल्ड भी हो गई। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, खड़गे साहब तो दलित है। आप कह रहे हैं बहुत देर से कि दलित और मुसलमानों में एका होना चाहिए। अब बताइए, मैंने कब कहा दलित मुसलमान? मैं किसी की एकता का मैं कोई पैरवीकार थोड़ी हूँ। चलिए मैं कह रहा हूँ दलित मुसलमान। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, भारत के सिस्टम को समझ। नहीं, मैं कह रहा हूँ दलित और आप जिस पार्टी को वोट देना चाहे, जिसके साथ दोस्ती करना चाहे, मेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ दलित और मुसलमानों में एका होना चाहिए। बाबा साहब के समय पे ऐसा हुआ, कई बार जो है हमने सरकारें बना ली, ठीक है। अब बताइए, खड़गे साहब को बना दिया अध्यक्ष, अब खड़गे साहब ही बदल गए। उन्होंने जुनेद और नासिर पे एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि राहुल जी नहीं कर रहे हैं, कहीं कर दें तो बाद में परेशानी हो जाए। पता लगा वीटो आ गया कि CWC में खड़गे जी को हटाया जाए। चलिए एक सवाल मैं फिर वही, मुस्लिम समाज अपने आइडेंटिफाई कर चुका है कि उनके इस बर्बादी का कौन है वजह? बिल्कुल, दोनों सोल्ड एंड गोल्ड पार्टियां हैं। अब वो किसके साथ जाएंगे? हम मान रहे हैं कि नई लीडरशिप उभरनी चाहिए, कुछ नए नेता आने चाहिए, कुछ नए थर्ड फ्रंट का कोई गठन होना चाहिए और वो कुछ काम करे। इनसे अब हमको उम्मीदें नहीं है। एक दौर था जब इस देश में शेड्यूल कास्ट ने इसी तरह की दर्द भोगा है, वो आज भी भोग रहा है। एक तरफ गहरी खाई है, एक तरफ कुआं है, जाति व्यवस्था का वो शिकार है। आज वही स्थिति मुसलमानों के साथ है। इस देश में मुसलमान सत्ता में भी रहे हैं, राजनीतिक पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको अलग थलग कर दिया, हाशिए पर कर दिया। सवाल है कि मुस्लिम समाज अकेले तो सरकार बना नहीं सकता है, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 15 से 20% है। दलित समाज भी 15 से 20% है, सरकार नहीं बना सकता। इस देश में पिछड़े 60% है, वो भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी से बाहर है। मुस्लिम समाज अभी भी अपने जो उसकी दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार है उनको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। आप लोग बताइए कि कैसे बदलेगी हालत, कैसे ये देश मजबूत होगा, कैसे मुल्क मजबूत होगा, कैसे सबको बराबर का संवैधानिक अधिकार मिलेगा, कैसे जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ खत्म होंगी? ये मेरा सवाल आपसे है। आप लोग ज़रूर बताइए, आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। सोशल मीडिया को मौका देता है कि आप भी अपनी राय रखें। फिलहाल कांग्रेस के युवा नेता थे जो अब पूर्व हो गए हैं, और इनका कहना है कि कांग्रेस आला कमान हो या कांग्रेस हो, वो सिलेक्टिव अप्रोच है। जब गैर कांग्रेस राज्यों में अत्याचार होता है तब वो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है तो कांग्रेस नहीं निकलती है। क्या आप इनकी बातों से सहमत है या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।